Hello everyone, welcome to your history class. Today we'll start third chapter of 12th history. The name of the chapter is kinship, caste and class. इस चैप्टर में हम 600 BC से लेकर 600 CE तक के टाइम पीरियड को रीड आउट करने वाले हैं कि उस टाइम पर सोसाइटीज़ कैसी होती थी, किस तरह से ट्रेडिशन, किस तरह के कस्टम्स को वो फॉलो करती थी, मैरिज किस तरह से होती थी, फैमिलीज़ किस तरह से होती थी और रूल्स किसके द्वारा लिखे जाते थे और क्या ये रूल्स सभी के द्वारा फॉलो किए जाते थे या नहीं किए जाते थे। ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि 600 BC से लेकर 600 CE तक बहुत सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में चेंजेस हुए थे। अपने सेकंड चैप्टर में भी तो हमने इसी टाइम को रीड किया था 600 BC से लेकर 600 CE तक। तो उस टाइम पर बहुत सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में चेंजेस हो रहे थे। इन चेंजेस की वजह से कई सारी सोसाइटीज़ भी इन्फ्लुएंस हुई। जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर के चेंज की बात करें, एग्रीकल्चर को उस टाइम पर एक्सटेंड किया जा रहा था और इसी एक्सटेंशन की वजह से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई थी। कैसे ट्रांसफॉर्म हुई? फॉरेस्ट एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करने के लिए फॉरेस्ट को कट किया जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उनको इस एरिया से हटाकर गहरे जंगलों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और जब वो गहरे जंगलों में गए तो उस वजह से उनकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इसी टाइम पर जो क्राफ्ट स्पेशलिस्ट जो कुछ सोशल ग्रुप थे वो भी इमर्ज हो रहे थे और वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, जिसकी वजह से सोशल डिफरेंसेस साफ साफ दिखाई देते थे। अब इन प्रोसेस को समझने के लिए हिस्टोरियंस ने टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को अंडरस्टैंड किया है, यानी कि टेक्स्ट में जो ट्रेडिशन लिखे हुए हैं उनको अंडरस्टैंड किया है। अब इन ट्रेडिशन टेक्स्ट में कई जगह तो सोशल बिहेवियर के नॉर्म्स को बताया गया है, कई जगह पर सोसाइटी में जो भी सिचुएशन और प्रैक्टिसेस थी उनको बताया गया है। इवन कि कुछ इंस्क्रिप्शन भी इस टाइम के मिले हैं और ये इंस्क्रिप्शन जो है उस टाइम के सोशल एक्टर्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर हम अशोका के इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो जो अशोका के इंस्क्रिप्शन हैं वो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस अशोका के मिले हैं और उन इंस्क्रिप्शंस की हेल्प से अशोका की पूरी लाइफ के बारे में पता चलता है कि उसके एरिया में कहाँ पर उसने रूल किया और उस एरिया में किस तरह के ट्रेडिशन कस्टम्स को फॉलो किया जाता था। ओके, आगे हम देखेंगे जब भी इन टेक्स्ट और ट्रेडिशंस को लिखा जाता था तो एक स्पेसिफिक सोशल कैटेगरीज के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर ही लिखा जाता था। जब हम इनको रीड आउट कर रहे हैं या इनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इन टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस को कौन लिखते थे, किसके द्वारा लिखा जाता था, किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था और किस तरह से इन टेक्स्ट को सर्कुलेट किया जाता था। हिस्टोरियंस ने इन टेक्स्ट को बड़े ही केयरफुली रीड आउट किया, उनको अंडरस्टैंड किया और उसके बाद ही उस टाइम पर जो भी सोशल एटीट्यूड्स और प्रैक्टिसेस थे उन सबको शेप अच्छी तरह से किया है। अगर हम महाभारत के ऊपर फोकस करें तो महाभारत जो है एक कोलोसल एपिक है जिसके अंदर आज 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक हैं और इन्हीं श्लोकों में, इन वर्सेस में उस टाइम पर जो सोशल कैटेगरीज और सिचुएशंस थी उनके बारे में लिखा हुआ है। ओके, इस एपिक को लिखने में 1000 से भी ज़्यादा ईयर्स लगे, मीन्स 500 BC से लेकर 500 CE तक के टाइम पीरियड में ये लिखा गया है। और इस टेक्स्ट के अंदर, इस एपिक के अंदर जो स्टोरीज़ हैं वो इस टाइम पीरियड से पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी। इस एपिक की जो सेंट्रल स्टोरी है वो 2 कज़न फैमिलीज़ के बीच में, वॉर के बीच में है। वो थे कौरवास और पांडवास। और कौरवास और पांडवास का जो भी बिहेवियर था उसी के बेसिस पर सोशल ग्रुप्स का जो बिहेवियर था उस बिहेवियर को जो है ले डाउन किया गया है। मीन्स जैसा इसके अंदर बिहेवियर लिखा गया है सेम वैसा ही बिहेवियर सोसाइटी में फॉलो किया जाता होगा, ऐसा हिस्टोरियंस ने अज्यूम्शंस भी लगाया है। द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत का क्रिटिकल एडिशन यानी कि महाभारत को कलेक्ट करना। अब किस तरह से महाभारत को कलेक्ट किया गया था? एक इंडियन संस्कृतिस्ट थे जिनका नेम था VS सुखांतर की लीडरशिप के अंडर 1919 में बहुत सारे स्कॉलर्स ने मिलकर एक मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। इस प्रोजेक्ट में डोजन्स ऑफ स्कॉलर्स थे। इनका इनिशियल जो वर्क था वो था महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को प्रिपेयर करना। ओके, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या था, मीन्स एग्जैक्टली इसके अंदर क्या इन्वॉल्व कर रहा था? इसके अंदर एग्जैक्टली अगर हम देखें तो इनिशियली कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखी हुई और जो संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट हैं उन सभी टेक्स्ट को कलेक्ट किया गया था। ओके, इस टीम पर काम करने वाले जितने भी लोग थे, इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले टीम के जितने भी लोग थे, उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट को समझने के लिए अपना ही एक अलग तरीका निकाल लिया था। कैसे उन्होंने अलग तरीका निकाला? सभी मैन्युस्क्रिप्ट जो इंडिया के अलग अलग पार्ट से उन्हें मिली सबको इकट्ठा किया और जिनमें सेम चीज़ें उन्हें दिखाई दे रही थी उन सबको सेवरल वॉल्यूम्स में, यानी कि
अलग अलग बुक्स में जो है पब्लिश कर दिया था, और ये सभी वॉल्यूम्स 13,000 पेजेस में कंप्लीट हुई थी, यानी कि महाभारता जो कंप्लीट महाभारता थी वो 13,000 पेजेस में कंप्लीट हुई थी। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 47 ईयर्स लगे। स्कॉलर्स को दो चीज़ें समझ में आई जब वो इस प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रहे थे। एक तो ये कि इस स्टोरी का जो संस्कृत वर्जन है उसमें कॉमन एलिमेंट्स देखने को हमें मिले हैं, मीन्स अलग अलग एरियाज़ में ये हैं बट सभी में कॉमन एलिमेंट्स देखने को मिले हैं। ये पूरे जो है सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं, नॉर्थ में कश्मीर से लेकर नेपाल तक और साउथ में केरला से लेकर तमिलनाडु तक ये फैले हुए हैं। दूसरी चीज़ ये समझ में आई कि रीजनल वेरिएशंस यहाँ पर कुछ हो गए हैं। रीजनल वेरिएशन इन द सेंस कि एरिया की वजह से कुछ वेरिएशन हो गए हैं। जैसे अगर हम नॉर्थ और साउथ की बात करें तो नॉर्थ में अलग ट्रेडिशंस हैं, साउथ में अलग ट्रेडिशन है। नॉर्थ में फेस्टिवल को अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, साउथ में अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। सो इन्हीं वेरिएशंस की वजह से जो ये टेक्स्ट मिले इनमें भी थोड़ी बहुत वेरिएशन देखने को मिली है, और ये सारी की सारी वेरिएशन जो है ये जो 13,000 पेजेस थे आधे से भी ज़्यादा पेजेस में इन वेरिएशंस के बारे में ही लिखा हुआ है। सो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई कि हाँ अलग अलग एरियाज़ की वजह से यहाँ पर वेरिएशंस तो हैं, लेकिन यही चीज़ें जो हैं उस टाइम की जो सोसाइटी थी, किस तरह के आइडियाज़ और किस तरह के प्रैक्टिसेस वहाँ पर फॉलो किए जाते थे, ये सारी चीज़ें हमें इन्हीं वेरिएशन से समझने को मिलती हैं। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस प्रोसेस को समझने के लिए वो संस्कृत टेक्स्ट के ऊपर बेस करती है। संस्कृत टेक्स्ट जो है ब्राह्मणास के द्वारा और उन्हीं के लिए लिखे गए थे। ओके, जब 19th और 12th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम हिस्टोरियंस ने इस सोशल हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया था तो उन्होंने इन्हीं संस्कृत टेक्स्ट को प्राइमरली समझा था, उन्हें एज अ फेस वैल्यू यूज़ किया था। उनका मानना था, वो बिलीव करते थे कि जो भी कुछ इन संस्कृत टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो एक्चुअली उस टाइम पर प्रैक्टिस किया जाता था। इसके साथ साथ स्कॉलर्स ने जो है दूसरे ट्रेडिशंस को भी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि वर्क फ्रॉम पालियो, प्राकृत और तमिल। और इन सबको स्टडी करने के बाद जो स्कॉलर्स थे, हिस्टोरियंस थे, उन्होंने यही समझा कि जो संस्कृत के टेक्स्ट थे उनको जो है अथॉरिटेटिव रिकॉग्नाइज किया जाता था। हालांकि अलग अलग एरिया में थोड़े बहुत वेरिएशंस थे, लेकिन एज अथॉरिटेटिव अथॉरिटी किसको दी गई थी? संस्कृत टेक्स्ट को ही दी गई थी। हालांकि कई जगह पर संस्कृत टेक्स्ट के ऊपर क्वेश्चंस भी उठाए गए हैं, उनको रिजेक्ट भी किया गया है, जैसे कि हमने 6th चैप्टर में देखा था। जो अलवर, नयनार्स और बसवन्नास, मीराबाई, इन सब ने जो है संस्कृत में लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर क्वेश्चंस उठाए, उन्हें रिजेक्ट किया और अपने ही रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसके बारे में हिस्टोरियंस को जो है इन्हीं संस्कृत टेक्स्ट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। किनशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस। किनशिप मीन्स रिश्तेदार और मैरिजेस के लिए और रिश्तेदारों के लिए किस तरह के रूल्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता था। फाइंडिंग आउट अबाउट द फैमिलीज। अगर हम फैमिलीज के बारे में बात करें, जब भी हम फैमिली के बारे में बात करते हैं तो उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मीन्स जैसी फैमिली आज हम देखते हैं तो हमें लगता है कि स्टार्टिंग से ही ऐसी ही चली आ रही थी। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि सभी फैमिलीज जो होती हैं वो आइडेंटिकल यानी कि सेम नहीं होती है। अगर हम फैमिली के मेंबर्स की बात करें तो कुछ फैमिली में मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ फैमिलीज में मेंबर्स बहुत कम होते हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अपने रिलेशंस के साथ मिलकर जो उनके रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ मिलकर रहती हैं। सभी लोग जो है एक ही टाइप की एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं। जो लोग एक फैमिली से बिलोंग करते हैं वो एक ही उसी टाइम पर सेम फैमिली जो है फूड और रिसोर्सेज को शेयर करती हैं, वो एक जगह पर मिलकर इकट्ठा रहते हैं, वर्क करते हैं और सेम रिचुअल्स को जो है इकट्ठे परफॉर्म करते हैं। ओके, अगर फैमिलीज़ को हम टेक्निकल टर्म में समझें तो फैमिलीज़ जो है रिलेटिव्स का जो है रिलेटिव ग्रुप का एक छोटा सा पार्ट है। रिलेटिव्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है तो फैमिली जो है उसका छोटा सा पार्ट ही होती है। कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जो ब्लड रिलेशन के ऊपर बेस करते हैं, यानी कि उनके ब्लड रिलेशन में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोगों को फैमिली के अंदर इंक्लूड करती हैं। बल्कि दूसरी जगह पर अगर हम देखें तो कुछ फैमिली ऐसी भी होती हैं जहाँ पर सिर्फ पेरेंट और उनके बच्चे ही होते हैं। सो फैमिलीज जो है अलग अलग तरीके से देखी जा सकती हैं। अगर हम अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में बात करें तो जो एलिट ग्रुप्स थे ना, यानी कि जो रूलिंग फैमिलीज थी, उनके फैमिलीज के बारे में तो हमें हिस्टोरियंस को जो है आसानी से पता इन्फॉर्मेशन मिल जाती है क्योंकि उनके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन अगर वो ऑर्डिनरी लोगों की फैमिलीज के बारे में बात करते हैं तो उनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई क्योंकि उनके बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। सो हिस्टोरियंस ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज एटीट्यूड टूवर्ड्स द फैमिली एंड द किनशिप, और इसीलिए जो है हिस्टोरियंस ने
फैमिली और किनशिप के प्रति जो एटीट्यूड था उसको इन्वेस्टिगेट और एनालाइज किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि इसी की वजह से उनकी थिंकिंग के बारे में पता चला, और थिंकिंग के बारे में पता चलने जब उनके लोगों की थिंकिंग के बारे में पता चला तो ये आइडियाज़ निकल कर सामने आए कि किस तरह से एक्शंस, कैसे एक्शंस को वो फॉलो करते थे, किस तरह के एटीट्यूड्स को वो फॉलो करते थे, कौन से ट्रेडिशंस को वो फॉलो करते थे। द आइडियल ऑफ द पैटरलिनी, पैटरलिनी मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम द फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। पैटरलिनी का मीनिंग क्या होता है? फादर के बाद उसके सन को उसकी प्रॉपर्टी, उसका उत्तराधिकारी, फिर उसका सन, फिर उसका सन, फिर उसका सन, मीन्स ऐसे ही चलता जाता है। और मैटरलिनी में यही टर्म जो है मदर के लिए फॉलो की जाती है, मदर के बाद उसका सन, फिर उसका सन, उसका सन, ऐसे जो है फॉलो की जाती है। ठीक है। कैन वी आइडेंटिफाई पॉइंट्स व्हेन किनशिप रिलेशंस चेंज? क्या हम इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिलेशंस जो किनशिप यानी कि रिश्तेदारों के जो रिलेशनशिप थे वो कब चेंज हुए? एक लेवल पर अगर हम देखें तो महाभारत इसी की स्टोरी है, यानी कि इसी के बारे में हमें बात बताती है। महाभारत में क्या बताया गया है कि जो 2 कज़न फैमिलीज़ हैं, तो जो 2 कज़न ग्रुप्स हैं वो लैंड और पावर को लेकर एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। और ये 2 कज़न ग्रुप्स थे कौरवास और पांडवास। कौरवास और पांडवास जो है सिंगल रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, दैट ऑफ कुरुस। कौन से थे वो? कुरुस थे। अब कुरुस ने जो है एक बहुत बड़े जनपद को डोमिनेट किया था, जो सेकंड चैप्टर में बताया हुआ है। अल्टीमेटली इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बैटल पर जाकर एंड हुआ, और जिसमें पांडवास विक्टोरियस रहे थे। इसके बाद जो पैटर्नियल सक्सेशन था उसको प्रोक्लेम यानी कि उसको घोषित कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले भी पैटरलिनी की जो पावर थी, यानी कि पैटरलिनी जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन इस एपिक में उसको प्रियोर रखा गया है। मीन्स इस एपिक की जो सेंट्रल स्टोरी है वो इसी के बारे में बताती है, पैटरलिनी को ही फोकस कर रही है। अब पैटरलिनी क्या होती है? वही इसमें जो है सन क्या करता है, अपने फादर के जो रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि उसका जो थ्रोन होता है, गद्दी होती है, उस जिस एरिया पर वो रूल कर रहा होता है उनको क्लेम करता है फादर की डेथ के बाद। हालांकि ये जो पैटर्नली था वो मोस्टली रूलिंग डायनेस्टीज़ में फॉलो किया जाता था, वो कोई यूनिक चीज़ उनके लिए नहीं थी। लेकिन हाँ, कई जगह पर प्रैक्टिसेस में वेरिएशन हो जाती थी। कई जगह पर जब सन नहीं होता था तो वहाँ पर ब्रदर जो है उसका डिसेंडेंट बन जाता था, और जब कई जगह पर ब्रदर भी नहीं होता था, जो रिश्तेदार होते थे वो थ्रोन के लिए क्लेम करना स्टार्ट कर देते थे। कई जगह पर ये भी देखने को मिला है जो विमेन होती थी वो पावर को एक्सरसाइज करती थी, यानी कि अपने फादर के बाद वही जो है गद्दी पर, थ्रोन पर बैठ जाती थी, जैसे प्रभावती गुप्ता के केस में हमने देखा है। ओके, सो पैटर्नली यहाँ पर एक्सरसाइज की जाती थी, पैटर्नली को ही फॉलो किया जाता था। ऐसे एविडेंसेस जो है ऋग्वेद में भी देखने को मिले हैं। ऋग्वेद में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनमें ये देखने को मिला है कि भाई यहाँ पैटर्नली को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। जैसा यहाँ पर एक दिया हुआ है, प्रोड्यूसिंग द सन, ये मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में इस मंत्र को 1000 BCE ऐड किया गया था, और आज भी प्रिस्ट में, हिंदू मैरिजेज में आज भी पुजारियों के द्वारा इन मंत्रों को चेंट किया जाता है मैरिज के टाइम पर। इसमें क्या है? आई फ्री हर फ्रॉम हियर नॉट बट नॉट फ्रॉम देयर। हियर और देयर का मतलब, हियर का मतलब है फादर का घर और देयर का मतलब है हस्बैंड का घर। तो प्रिस्ट क्या कहता है, मैं इसको यहाँ से फ्री करता हूँ, वहाँ से फ्री नहीं करता हूँ, मैं इसको वहाँ पर फर्मली बाउंड कर देता हूँ, ताकि ये गॉड इंद्रा की ग्रेस यानी कि उसके ब्लेसिंग्स के साथ एक बहुत ही पावरफुल सन को जन्म दे, बर्थ दे, और इसके साथ साथ इसको अपने हस्बैंड का भी लव मिले। ओके, सो उस टाइम पर ऋग्वेद में, यानी कि जितने भी हमारे वेद हैं, संस्कृत टेक्स्ट हैं, उनमें इंदिरा को प्रिंसिपल डाइटी समझा जाता था। उन्हें जो है शौर्य, युद्ध और वर्षा का मेन डाइटी समझा जाता था। हेयर और देयर का मैंने मीनिंग आपको बता दिया है। हेयर का मतलब है फादर का घर और देयर का मतलब है हस्बैंड का घर। सो ऐसे बहुत सारे मंत्र ऋग्वेद में देखने को मिले हैं। वाई किनशिप क्वाल? अब इन किनशिप, किनफोक, इन रिश्तेदारों के बीच में, यानी कि कौरवा और पांडवास के बीच में लड़ाई क्यों हुई थी, सभी जानते ही होंगे, महाभारत सभी ने देखी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जो कौरवास और पांडवास थे वो जो है कुरुस के धृतराष्ट्र और पांडु, कुरु राजा के 2 बेटे थे। धृतराष्ट्र बड़ा बेटा था, बड़े बेटे को ही गद्दी दी जाती थी। पांडु छोटा बेटा था, लेकिन धृतराष्ट्र ब्लाइंड होने की वजह से उसको गद्दी नहीं दी गई थी, गद्दी पर पांडु को बैठा दिया गया था। अब पांडु की डेथ जो है छोटी सी एज में ही हो जाती है, प्रीमेच्योर उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद धृतराष्ट्र वहाँ का राजा बन जाता है। धृतराष्ट्र, लेकिन जो रॉयल प्रिंसेस थे वो जैसे जैसे बड़े हुए तो हस्तिनापुर की जो सिटीजन थी वो पांडवों को ज़्यादा पसंद करती थी, और वो पांडवों को ही राजा के रूप में देखना चाहती थी। और पांडु का बड़ा बेटा युधिष्ठिर ही जो है सबसे बड़ा था सभी राजकुमार में। तो दुर्योधन ने अपने फादर को क्या कहा
कि वो जो पांडु थे वो जेलस उनसे करता था। जो कौरवास का बड़ा बेटा था दुर्योधन, वो पांडवों से जेलस था। उसने अपने फादर को कहा कि आपकी फिजिकल आप तो फिजिकल फिट नहीं थे, इसलिए आपको राजा नहीं बनाया गया था, लेकिन पहले पांडु राजा बना, अब उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, तो ये पांडु ही राजा बनते रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? ऐसे तो वर्ल्ड हमें बिल्कुल भी रिगार्ड नहीं करेगा, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए दुर्योधन ने जो है पांडवों के साथ क्या किया था? युद्ध कर दिया था। ओके, और इस युद्ध की वजह से इस युद्ध में पांडवास विक्टोरियस रहे थे और उसके बाद जो है पितृवंश को घोषित कर दिया गया था। रूल्स ऑफ मैरिजेज। अब जहाँ पर पैट्रिलिनेस के लिए सन्स को इम्पोर्टेंट समझा जाता था, तो डॉटर्स को एक अलग ही तरीके से देखा यहाँ पर जाता था। डॉटर्स जो है अपने हाउस होल्ड रिसोर्सेज के ऊपर क्लेम नहीं कर सकती थी। एट द सेम टाइम वो जो है अपनी फैमिलीज़, मतलब कि उन्हें फैमिलीज से आउटसाइड, अपने रिश्तेदारों से बाहर ही उनकी शादी की जाती थी, उनकी लाइफ अच्छी हो, और इसीलिए जो है उनकी छोटी सी एज में ही मैरिज कर दी जाती थी ताकि उनको राइट टाइम पर राइट पर्सन मिले, और उनकी शादी जो है उनके किनशिप ग्रुप से यानी कि यूनिट से बाहर की जाती थी, जिसको एक्सोगैमी मैरिज कहा जाता था। यहाँ पर मैरिज की 4 टाइप्स दी हुई हैं: एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीगैनी और पॉलीएंड्री। जो एंडोगैमी थी वो एक यूनिट के अंदर शादी की जाती थी, मतलब सेम कास्ट, सेम ग्रुप, सेम गोत्र और सेम जगह पर रहने वाले लोग एक दूसरे से शादी कर सकते थे, इसको एंडोगैमी कहा जाता था। एक्सोगैमी जो यूनिट से बाहर की जाती थी। पॉलीगैमी, इसमें क्या होता था? एक मैन की बहुत सारी वाइफ्स होती थी। पॉलीएंड्री, इसमें एक वुमेन के बहुत सारे हस्बैंड्स होते थे। जो सबसे गुड मैरिज समझी जाती है वो एक्सोगैमी ही समझी जाती है, और आज भी इसी को फॉलो किया जाता है हिंदू धर्म में। ठीक है, अब नए नए टाउन यहाँ पर इमर्ज हो रहे थे, जैसा हमने सेकंड चैप्टर में देखा, नए नए टाउन इमर्ज हो रहे थे, जिसकी वजह से सोशल लाइफ और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी। अब दूर दूर से जो लोग थे वो एक दूसरे के पास आ रहे थे, अपने जो प्रोडक्ट्स थे वो बाय और सेल कर रहे थे। सो एक दूसरे के आइडियाज़ को उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया था। अब जब एक दूसरे को आइडिया को शेयर करना शुरू किया तो ब्राह्मणास के द्वारा बनाए गए जो बिलीफ और प्रैक्टिसेस थी उनके ऊपर क्वेश्चन लगा दिया गया। तो ब्राह्मणास ने क्या किया? इस चैलेंज को फेस करने के लिए उन्होंने इन रूल्स को डिटेल में लिख दिया था कि सोसाइटी किस तरह का बिहेवियर को फॉलो करेगी। डिटेल में इनको लिख दिया गया था, ब्राह्मणास के द्वारा ये रूल लिखे गए थे, और ये रूल जो है 500 BC में लिखे गए थे। ओके, इनको संस्कृत टेक्स्ट में लिखा गया था, जिनको धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क इनमें था वो था मनुस्मृति, जिसको 200 BC से लेकर 200 CE में कंपाइल किया गया था। ओके, वाइल ब्राह्मणास जो है इन टेक्स्ट के ऑथर थे, तो ब्राह्मणास ने यही कहा कि इन टेक्स्ट में जो भी रूल्स लिखे गए हैं वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, यानी कि सभी को उन्हें फॉलो करना होगा, सभी जो है इसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। मैरिज के बारे में इसके जो रूल लिखे हुए हैं या फिर सोसाइटी में किस तरह का बिहेवियर होगा, ये सारे जो रूल लिखे हुए हैं वो सभी लोगों के द्वारा फॉलो किए जाएंगे। विद दिस इंटरेस्टिंग इज दैट धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास रिकॉग्नाइज्ड एज मैनी एज 8 फॉर्म ऑफ मैरिज, और धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास में 8 मैरिज के 8 टाइप्स लिखे गए हैं, जिसमें से जो पहली 4 मैरिजेस हैं उनको गुड मैरिज कहा गया है, कंसीडर किया गया है, और लास्ट वाली जो 4 मैरिज हैं उनको बैड मैरिज कंसीडर किया गया है। और जो लास्ट वाली जो 4 मैरिजेस हैं वो पॉसिबल उन लोगों के द्वारा फॉलो की जाती होंगी जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे। यहाँ पर मैरिज के फिर से बताए गए हैं कि 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। इसमें जो है फर्स्ट 4th मैरिज के बारे में बताया गया है। फर्स्ट मैरिज में क्या होता है? फादर एक अपनी डॉटर की मैरिज करता है, और उसके बाद मैरिज के बाद जो है वो उसको बहुत सारे गिफ्ट, जैसे कि कॉस्टली क्लॉथ्स हैं, जेवल्स हैं, ये सारी चीज़ें गिफ्ट में दे देता है। ठीक है, 4th मैरिज में क्या होता है? 4th मैरिज में पहले शादी की जाती है, जब ये देखा जाता है कि हाँ जो ब्राइड है वो जो है ग्रूम को अच्छी तरह से पाल पोस सकता है, उसी के बाद मैनी बोथ योर परफॉर्म योर ड्यूटीज़ टुगेदर, मे बोथ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज़ टुगेदर। फादर, लड़की का फादर कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों जो है अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से निभाओगे। ये कहने के बाद जो है वो लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दे देता है। 6th मैरिज जो होती है उसमें क्या होता है? उसमें जो लड़की होती है
उसको गिफ्ट दिए जाते हैं लड़के वालों के तरफ से। यानी कि जब लड़का ये दिखाता है कि मैं कैपेबल हूँ, वो लड़की को, लड़की के रिश्तेदारों को, सबको गिफ्ट देता है। मीन्स लड़का ये दिखाता है कि मैं कैपेबल हूँ, आपकी बेटी को अच्छी तरह से पाल पोस सकता हूँ, उसके बाद ही उसकी मैरिज की जाती है। इस मैरिज को अच्छा नहीं समझा जाता है। ठीक है। सो ये 5th मैरिज में। 6th मैरिज में क्या होता है? 6th मैरिज लव मैरिज है, जहाँ पर लड़के और लड़के की आपस की बाउंडिंग होती है और उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। सो 5th और 6th मैरिज को धर्मसूत्राज और धर्मशास्त्राज में अच्छा नहीं समझा जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट है द गोत्र ऑफ द विमेन। अब जो विमेन होती थी वो किस तरह का गोत्र जो है अपनाती थी। अगर हम ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस के बारे में देखें तो हमें जो क्या एविडेंस मिलते हैं कि शादी के बाद जो गोत्रास होते थे ना, वो गोत्रास जो है किसी वैदिक सियर यानी कि किसी वैदिक ऋषि के नेम पर रखे जाते थे और उसके बाद उस गोत्र से बिलोंग करने वाले उसके डिसेंडेंट यानी कि उसके उत्तराधिकारी समझे जाते थे। अब टू रूल्स अबाउट द गोत्रास वर पर्टिकुलरली। 2 रूल थे गोत्रा के बारे में। एक तो विमेन जो है शादी के बाद अपने फादर के गोत्र की जगह पर अपने हस्बैंड का गोत्र लगाएंगी, और वो दूसरा क्या था, वो सेम गोत्र में मैरी नहीं कर सकती हैं। ठीक है। ये 2 रूल वहाँ पर अपनाए जाते। क्या इन नियमों का पालन किया जाता था? इस बात को जानने के लिए हम जो है कुछ मैन और विमेन के नेम को पढ़ेंगे। ये मैन और विमेन के नेम जो है हमें सातवाहन राजाओं के इंस्क्रिप्शन से मिले हैं। सातवाहन के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और वहाँ पर बहुत सारे नेम देखने को मिले हैं। ये देखिए, नेम्स ऑफ द सातवाहन किंग्स फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। सातवाहन किंग्स के इंस्क्रिप्शंस के नेम से राजा गोमती पुत्र श्री सातकनी, राजा वसीथी पुत्र श्री पुलुमाई, राजा गोमती पुत्र सिमी श्री यत सातकनी। यानी कि ये जो गोमती जहाँ पर भी वर्ड यूज़ किया गया है, गोमती और वसीथी, ये इनकी मदर्स के नेम थे। मीन्स यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो किंग थे वो अपनी माँ के जो नेम को जो है फॉलो करते थे। मीन्स ब्राह्मणों के जो प्रैक्टिसेस, जो रूल उन्होंने लिखे हुए थे, वो यहाँ पर सातवाहन राजाओं के द्वारा फॉलो नहीं किए जा रहे थे। ओके। और सातवाहन जो कुछ राजा थे वो पॉलिनियस यानी कि एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ, उस रूल को भी फॉलो करते थे। बहुपत्नी प्रथा को फॉलो करते थे। इसमें जो है क्या देखा गया है, कई जो सातवाहन रूलर्स होते थे वो अपनी माँ के रूलर पर, अपनी माँ के गोत्र पर ही अपने रूल को, अपने जो लिंगास होता था उसको आगे बढ़ाते थे। यहाँ पर जो गोमतार और वस्टीज हैं वो इन लेडीज़ के फादर्स के गोत्र थे। इन्होंने शादी के बाद भी अपने हस्बैंड की जगह अपने फादर के गोत्र को ही आगे कंटिन्यू रखा, जो कि ब्राह्मणास रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं था। सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि लेडीज़ इंपॉर्टेंट थी या नहीं थी, या लेडीज़ के गोत्र को फॉलो किया जाता था या नहीं किया जाता था। ठीक है, लेडीज़ का गोत्र यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन सातवाहन राजाओं के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस ऐसे भी मिले हैं जिनमें ये देखा गया है पैटर्लिनी को ही फॉलो ये लोग कर रहे हैं। मीन्स फादर के बाद उसका सन ही उसके थ्रोन पर बैठ रहा है। चाहे वो माँ के गोत्र को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन किसको थ्रोन पर बैठने का यानी कि जो डिसेंडेंट उत्तराधिकारी बनने का रूल था वो पैटर्लिनी को ही फॉलो किया जा रहा था। वर मदर्स इंपॉर्टेंट? क्या मदर इंपॉर्टेंट थी? अभी हमने पढ़ा कि जैसे सातवाहन के जो राजा थे, सातवाहन जो किंग्स थे, वो माँ के नाम को ही आगे बढ़ाते थे। लेकिन वही इससे ये तो नहीं पता चलता कि भाई हाँ माँ इंपॉर्टेंट थी या नहीं इंपॉर्टेंट थी। क्या वो माताओं का, जो उनकी मदर्स थी, उनका कहना मानते थे या नहीं मानते थे? क्या मदर्स जो है पॉलिटिकल्स में किसी टाइप का इंटरफेयर करती थी या नहीं करती थी? ऐसा कुछ भी कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। सो इन एविडेंसेस से हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि मदर इंपॉर्टेंट थी या नहीं थी। अब इन्हीं सातवाहन्स का ही एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि हालांकि ये माँ के जो है गोत्र को कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन इनके डिसेंडेंट कौन बन रहे थे? फादर के बाद उसका सन ही बन रहा था। प्रभावती गुप्ता को छोड़कर जो है वो तो गुप्ता डायनेस्टी में थी। सातवाहन्स में किसी भी लेडी का ऐसा नहीं मिला है कि भाई हाँ उसने रूल किया है या फिर नहीं किया है। यहाँ पर अब मदर्स एडवाइस, मदर के एडवाइस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर गांधारी जो दुर्योधन की मदर थी, धृतराष्ट्र की जो वाइफ थी, वो दुर्योधन को क्या सलाह देती है। जब दुर्योधन ने कहा कि मैं इस राज्य को लेने के लिए युद्ध करूंगा, वॉर करूंगा अपने कजन्स के साथ, तो उसकी मदर ने कहा कि युद्ध करने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तुम पीस को सिचुएटेड करो। अगर तुम शांति को सिचुएट करते हो तो तुम मेरा और अपने वेल विशर और अपने जो किंग फोक हैं उन सब का सम्मान करोगे, उन सब को रिगार्ड करोगे। ये जो एंगर और ग्रिड होती है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है, ये इंसान को ड्रैग कर देती है। ठीक है, अपने मतलब प्रॉफिट से ड्रैग कर देती है। तो वो कहती
कहते हैं कि वॉर में किसी टाइप का कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, यहाँ से भी लोग मरेंगे और वहाँ से भी लोग मरेंगे, ना ही तुम्हें कुछ मिलने वाला है ना ही उन्हें कुछ मिलने वाला है। मान लो अगर तुम जीत भी जाते हो तो तुम्हारे कितने रिश्तेदार और कितने लोग मर जाएंगे। ठीक है, सो ये सारी सलाह जो है गांधारी अपने बेटे को देती है, बट दुर्योधन इस चीज़ को नहीं मानता है और वो वॉर करता है और पांडवों से हार जाता है। ओके, सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स related to this part. Please tell me in comment section, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you, bye bye, keep learning.